अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर इमरान वज़ीर और आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर इमरान। 1928 में एक ब्रिटिश रिसर्चर थे जो एक लैब में अपने काम करते हुए 2 हफ्तों की छुट्टियों पे गए और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लैब का बुरा हाल है। उनके अटेंडेंट ने सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और जिन पेट्री डिशेस पे वो काम कर रहे थे उस पर फंगस लग चुकी हुई है। फिर उनको ख्याल आया, उन्होंने अपनी पेट्री डिशेस का मुआयना करना शुरू किया माइक्रोस्कोप के नीचे। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे फंगस लगी हुई है इसके इर्द गिर्द के बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं, मर चुके हुए हैं। उनको बड़ी हैरत हुई। फिर उन्होंने दूसरी पेट्री डिश को देखा तो उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ ऑब्ज़र्व की। तो उनको ये अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त कर ली है, जिसका नाम उन्होंने पेंसिलिन रखा। ये थे डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। व्यूअर्स, तब से लेकर अब तक लाखों नहीं करोड़ों इंसान इस एंटीबायोटिक से मुस्तफ़ीद होकर उनकी जान बचाई जा चुकी है और तब से अब तक इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो गई है और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी हो गई। इसी एडवांसमेंट के ऊपर आज बात करेंगे, इसके ऊपर इसके डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर बात करेंगे और इस ग्रुप में मौजूद जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और किन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किन के साथ कम्बिनेशन में बेहतर है और किन एंटीबायोटिक्स को किसी दूसरे के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सारी बात को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो ग्रुप्स है इसमें सल्फोनामाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है, मैक्रोलेट्स हैं, एम्फेनिकॉल ग्रुप है, पॉलीपेप्टाइड है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, पेंसिलिन ग्रुप है, फ्लोरोक्विनोल ग्रुप है और लिंकोसामाइड। हम सबको 1v1 डिस्कस करेंगे। 1v1 हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम जिस पे बात करेंगे फ्लोरोक्विनोल ग्रुप है। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन, एनरोफ्लॉक्सासिन, पीफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसकी डोज 1 ml पर 3 लीटर के हिसाब से है। इसका विड्रॉल टाइम 5 से 7 दिन है। नॉरफ्लॉक्सासिन 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है, जबकि इसका विड्रॉल टाइम 10 से 12 दिन है। एनरोफ्लॉक्सासिन 10 से 13 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है और 6 से 9 दिन में ये बॉडी से निकल जाती है। पीफ्लॉक्सासिन एक नया सॉल्ट है पोल्ट्री के लिए और कुछ ही सालों में ये पोल्ट्री में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और कहीं जब ये कॉम्प्लेक्स बने तो वहाँ पे इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ और इसको 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और इसका विड्रॉल टाइम 3 से 5 दिन है। इस ग्रुप को इकोलाई के अगेंस्ट और सूडोमोनास के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं जनरली। और इसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सभी के लिए बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसमें इन मेडिसिन्स को हम कम्बिनेशन में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोफेनिकॉल के साथ बड़ा सक्सेसफुली यानी कि कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इस ग्रुप को सल्फा और एमोक्सिसिलिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा जो ग्रुप है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। इसमें नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्पेक्टिनोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है। और अगर हम नियोमाइसिन को फीड में इस्तेमाल करना चाहें तो 70 से 140 ग्राम पर टन के हिसाब से इसको फीड में इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर पानी में देना हो तो 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा, जो भी इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे जो डोजेस के हवाले से, ये बॉडी वेट के हिसाब से इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बेस्ट जो तरीका है वो बॉडी वेट के हिसाब से है। बाकी जो प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है उसमें चूँकि वो ml या ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन जो बेस्ट वे है वो उसको बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेक्टिनोमाइसिन है, ये 50 से 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। जेंटामाइसिन
इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है सिर्फ, इसको 5.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर ड्यूल चिक को हेक्सी में ज़रूरत हो तो 0.2 मिलीग्राम पर चिक के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। ये जो ग्रुप है जनरली जो इंटेरिक प्रॉब्लम है, इंटेरिक इन्फेक्शन जो होती है यानी कि अंतड़ियों के जो मसाइल होते हैं उसके लिए इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये साल्मोनेला और इकोलाई में बहुत अच्छा काम करती है। इस ग्रुप को अगर हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोफेनिकोल के साथ इस्तेमाल करें तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, जबकि सल्फ़ा ग्रुप और एमोक्सिसिलिन के साथ इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में नियोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन का कम्बिनेशन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको इस्तेमाल इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत हो, ऐसी अलामात ऐसी हों कि दोनों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो उसमें उसको एक पानी में इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि अलग अलग टाइम के ऊपर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। नेक्स्ट जो है पेंसिलिन ग्रुप है। ये चूँकि पेंसिलिन के मुख्तलिफ ग्रुप्स की सब टाइप्स हैं, जिसमें ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये अमाइनो पेंसिलिन ग्रुप में कहलाती है, जिसमें मोक्सिसिलिन है और एम्पेसिलिन है। मोक्सिसिलिन की डोज 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है और 3 से 5 दिनों में ये बॉडी से निकल जाती है। एम्पेसिलिन 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है और ये 6 दिनों में बॉडी से निकल जाती है। ये अर्ली चिक मोर्टेलिटी के लिए इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ओम्फालाइटिस में और क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन में इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के साथ इसको कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये ग्रुप दोनों एक दूसरे की एफिकेसी को बढ़ाते हैं, यानी कि सिनर्जेटिक इसका इफेक्ट आता है। जबकि अमाइनोग्लाइकोसाइड जो ग्रुप है इसके साथ इस ग्रुप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे बात की। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, जिसमें क्लोटेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है। क्लोटेट्रासाइक्लिन को 20 से 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और इसका विड्रॉल टाइम 5 दिन है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है और इसका विड्रॉल टाइम 3 से 28 दिन है। और डॉक्सीसाइक्लिन 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है और 5 से 7 दिनों में ये बॉडी से निकल जाती है। ये ग्रुप माइकोप्लाज्मा के लिए और इंटेरिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा पास्टोरेला के लिए, क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन के लिए और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसके बहुत अच्छा काम करती है। इसको डॉक्सीसाइक्लिन, जैसे एमजी का मैंने बात की, एमजी में डॉक्सीसाइक्लिन को टायरोसिन के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और इसी तरह इसको एरिथ्रोमाइसिन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और सल्फा ग्रुप के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ जब वो माइकोप्लाज्मा का इशू होता है तो इकोलाई की प्रॉब्लम भी साथ में इसमें हो जाती है, साथ मिल जाती है, तो इसके लिए सल्फा ग्रुप को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एंड्रोफ्लॉक्सासिन या नॉरफ्लॉक्सासिन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि पेंसिलिन और स्फेलोस्पोरिन ग्रुप को इस ग्रुप के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है एम्फेनिकॉल, इसमें क्लोरोफेनिकॉल, थाइमफेनिकॉल और फ्लोरफेनिकॉल है। क्लोरफेनिकॉल नेचुरली ओरिजिनेट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन बेंजोइली से और थाइमफेनिकॉल सेमी सिंथेटिकली ये लिया जाता है क्लोरोफेनिकॉल से और फ्लोरफेनिकॉल थाइमफेनिकॉल से निकाला जाता है। पाकिस्तान में जो जनरली फार्म के ऊपर जो इस्तेमाल होने वाली जो ड्रग है वो फ्लोरफेनिकॉल है। या यूँ आप यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी फार्म्स के जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो फ्लोरफेनिकॉल है। लेकिन इंटरनेशनली ये बैन है क्योंकि ये जल्दी बॉडी से निकलते नहीं। इसका जो विड्रॉल टाइम है अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अप टू 28 डेज़ कहा जाता है। इसलिए इसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। साल्मोनेला के अगेंस्ट ये ड्रग ऑफ चॉइस है, बहुत अच्छा काम करती है
और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा इकोलाई के में, पास्टोरेला इन्फेक्शन में और स्टेफिलोकोकस और हीमोफिलस इन्फेक्शन में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसकी डोज 30 या 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इस ग्रुप को एमोक्सिसिलिन और सल्फा ग्रुप के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन्स के साथ भी इसको इस्तेमाल करने से अवॉइड करना, यानी कि परहेज़ करना चाहिए, जिसमें स्पेशली विटामिन की बी फैमिली है और इसमें आयरन की कम्बिनेशन हो, उनको इस ग्रुप के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जी पॉलीपेप्टाइड ग्रुप। इसमें कोलेस्टीन है। ये कोलेस्टीन बहुत ही एक फ्रेंडली ड्रग है। ये ओरिजिनेट की जाती है पॉलीमेक्सिन बी से, फिर पॉलीमेक्सिन ई से, जिसको हम कोलेस्टीन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, कोलेस्टीन सल्फेट है, कोलेस्टीन सोडियम है। हम जो जनरली यहाँ पे यूज़ करते हैं फील्ड में, वो कोलेस्टीन सल्फेट है। ये कोलेस्टीन ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करती है। फिर इसका जो दूसरे एक सब ग्रुप है बेसिट्रोसिन, ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसमें इकोलाई, साल्मोनेला, पास्टोरेला के अगेंस्ट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसकी जो डोज है 5 लाख से लेकर 7.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसकी डोज बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन ये भी एक देखा फील्ड में मैंने कि कोलेस्टीन की डोज बहुत हाई रखी जाती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर 50% भी अवेलेबल है तो भी इसकी डोज जो है वो 1 ml जो 15 लीटर में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन फार्म के ऊपर 1-5 के हिसाब से इसकी डोज चलाते हैं, लेकिन इसकी जबकि इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसको मुख्तलिफ ड्रग के साथ बहुत ही इजीली इसका कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये ड्रग जो दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि एनरोफ्लॉक्सासिन है, एमोक्सिसिलिन है, टाइलोसिन है, इनके कम्बिनेशन के साथ ये इसका सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है। और जबकि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट यानी कि जो उसका इंट्रैक्शन आया था इसमें, उसमें क्लोरोफेनिकोल के ग्रुप के साथ इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सल्फोनामाइड्स है। सल्फोनामाइड्स के अंदर सल्फाडाइजिन, मेथोक्साजोल, ट्राईमेथोप्रिम और सल्फामेथोप्रिम है। सल्फाडाइजिन की डोज 320 से 525 मिलीग्राम पर लीटर पर डे अगर हम ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल करें तो, जबकि बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो 100 से 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। ये जो ग्रुप है मोस्टली अमीरिया के अगेंस्ट और ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। कई इकोलाई का जैसे इकोलाई इन्फेक्शन में भी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वो कम्बिनेशन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। अगर इसको हम एम्प्रोलिन के साथ या एनरोफ्लॉक्सासिन या टार्टोजोलिल के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल करें तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैक्रोलिड्स नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है, ये माइकोप्लाज्मा के हवाले से ड्रग ऑफ चॉइस ग्रुप है और इसके रिजल्ट माइकोप्लाज्मा में या माइकोप्लाज्मा साइनोवी में, माइकोप्लाज्मा गैरिसेप्टिकम और साइनोवी दोनों में बहुत अच्छे रिजल्ट है। टाइलोसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी से ओरिजिनेट किया जाता है नेचुरली, जबकि टेलमाइकोसिन सेमी सिंथेटिकली डेस्माइकोसिन से ओरिजिनेट की जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा साइनोवी यानी कि एमजी और एमएस में ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा इकोलाई में और स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन में और हीमोफिलस इन्फेक्शन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। टायरोसिन को 30 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस ड्रग को एमोक्सिसिलिन के साथ या सल्फा ग्रुप के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन बी और विटामिन बी की सारी फैमिली, इसके साथ इस ग्रुप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो लिंकोसामाइड है। इसमें लिंकोमाइसिन और सिलिंडामाइसिन है और लिंकोमाइसिन की डोज 50 से 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है।
और इसको ओरिजिनेट किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन लिंकोलिसिस से। ये जनरली जो ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन नेक्रोटिक इंट्राइटिस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब इसके साथ साथ एंटीकॉक्सीडियल ड्रग के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें एंटीकॉक्सीडियल ड्रग्स में इसका मतलब ये है कि जो कॉक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम है, यानी कि खूनी पेचिश, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है हमारी फील्ड में। ये ऊपर जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, पहली पिक्चर सीकल कॉक्सीडियोसिस की, इसमें सीका के अंदर ब्लड भर जाता है। इसमें दो तरह की होते हैं, एक ये कि इसमें ऊजिंग ब्लड यानी कि पतला खून होता है, और बाज़ औक़ात जब वो रिकवरी फेज़ में आता है ब्लड, तो ये जम जाता है, जमा हुआ खून भी होता है। अगर शेड के अंदर देखें तो आपको ऐसे साइन देखने को मिलेंगे। इसमें ब्लडी डायरिया आपको नज़र आएगा शेड में, और जब हम इसकी पोस्टमार्टम करेंगे तो देखेंगे तो उसके लिवर की कंडीशन हमें इस तरह नज़र आएगी, बिल्कुल पेल होगा, क्योंकि इसका ब्लड जो है ना वो सारा ड्रेन आउट हो चुका होता है। इसमें एम्प्रोलियम, टोल्टाजोरिल, डिक्लोजोरिल, सेलिनोमाइसिन, निकार्बाजीन और सल्फा ग्रुप जो इसकी कंडीशन के हिसाब से मुख्तलिफ जो एंटीकॉक्सीडियल ड्रग्स है वो इस्तेमाल की जाती है। एम्प्रोलियम 125 ppm के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। टोल्टाजोरिल 6 से 25 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल होती है, और डिक्लोजोरिल 1 ppm के हिसाब से इस्तेमाल होती है। सेलिनोमाइसिन 44 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। निकार्बाजीन 125 ppm के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इनका कम्बिनेशन डिपेंड करता है इन्फेक्शन की कंडीशन। अगर तो डिज़ीज़ जो सब क्लिनिकल फॉर्म में है तो एम्प्रोलियम बहुत अच्छा काम करेगी और इसी से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर ब्रॉयलर में ये इसमें क्लिनिकल फॉर्म में आ गई है तो फिर इसको टोल्टाजोरिल या फिर सल्फा ग्रुप की तरफ आना होगा। चूँकि ब्रॉयलर की फीड में ब्रॉयलर को वैक्सीन की जाती है कॉक्सी की, इसलिए इसकी फीड में एंटी कॉक्सीडियल ड्रग या कॉक्सीडियोस्टैट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें निकार्बाजीन भी है और भी दूसरी ड्रग्स हैं जो कि फीड में मुसलसल इस्तेमाल की जाती है। जबकि ब्रीडर में जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसमें जो ये चीज़ ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें वैक्सीन की जाती है, और इसलिए उसको अगर वैक्सीन के बाद अमूमन प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन अगर आए तो फिर एम्प्रोलियम से इसको कवर किया जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से एम्प्रोलियम से कवर अप ना हो रहा हो तो फिर टोल्टाजोरिल या फिर सल्फर ड्रग की इस तरफ आना पड़ता है। जबकि ब्रॉयलर में और लेयर में, चूँकि अमूमन लेयर में कुछ लोग तो वैक्सीन करते हैं कॉक्सी की, और अमूमन कॉक्सी की वैक्सीन नहीं की जाती, तो इसलिए इसकी फीड में कॉक्सीडियोस्टैट जो वो मुसलसल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका कम्बिनेशन सिर्फ डिपेंड करता है इसकी क्लिनिकल साइंस के ऊपर, उसके हिसाब से इसका कम्बिनेशन बनाया जाता है। वो व्यूअर्स, ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस सारी प्रेजेंटेशन के बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। और अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे जो मेरे नीचे अभी आ रहा है या वहाँ पे उस पर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपनी कोई सवाल है उसको पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।